गुड मॉर्निंग। मनु के शासक के गुणों को समझने के बाद में आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रशासनिक प्रणाली जो है, प्रशासनिक प्रणाली का मतलब प्रशासन से है, और प्रशासन वो है जो आपकी और हमारी ज़िंदगी को इजी बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम आज की बात करते हैं तो आपको यदि अपना मार्कशीट बनाना हो तो आप स्कूल जाएंगे या कॉलेज जाएंगे, या कॉलेज आएंगे मार्कशीट लेने के लिए। आपके कॉलेज आने तक या आपके स्कूल जाने तक और आपकी मार्कशीट के मिलने तक जितने भी लोग आपकी मदद करते हैं वो सब प्रशासन में आते हैं। आपके घर में नल का पानी जो आता है, या लाइट जो आती है, या आपके बर्थ सर्टिफिकेट जो बनता है, या डेथ सर्टिफिकेट बनता है, या आपका राशन कार्ड बनता है, इन सब कार्यों को करने में जितनी भी इकाइयाँ या जितने भी व्यक्ति आपकी हेल्प करते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ अ एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब जो व्यक्ति हैं, छोटा सा पियोन से लेकर के आपके देश का जो प्रधानमंत्री है, वो सब एक प्रशासनिक कड़ी के हिस्सेदार हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मनु ने प्रशासनिक प्रणाली के बारे में क्या कहा है। मनु ने संपूर्ण शासन का केंद्र राजा को स्वीकार किया है, और उन्होंने माना है कि एक राजा अकेले काम नहीं कर सकता। वह मंत्रियों, सचिवों, अध्यक्षों के माध्यम से अपने राज्य का शासन चलाता है। मनु ने कौटिल्य की भांति प्रशासनिक व्यवस्था का व्यवस्थित चित्रण तो नहीं दिया, किंतु प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत कहने की कोशिश की है। मनु ने एक राजा को परामर्श दिया है कि वह राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए उपयुक्त संख्या में आलस्य रहित उत्साही व्यक्तियों को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करें। इन अध्यक्षों को मनु ने शासन के विशिष्ट विभागों के शीर्ष अधिकारी के रूप में चित्रित किया है। मनुस्मृति में परिषद का उल्लेख भी किया गया है, और परिषद को ऐसे विद्वान व्यक्तियों की सभा माना है जो 3 वेदों के ज्ञाता हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार किया है जो 3 वेदों के ज्ञाता हैं, और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि इन विद्वान व्यक्तियों को राज्य में कानून निर्माण व नीति निर्धारण संबंधी कार्य में भाग लेना चाहिए। मनुस्मृति में सेना को शासन के अन्य महत्वपूर्ण अंग के रूप में चित्रित किया गया है, और इसे सेनापति के अधीन माना गया है। मनुस्मृति में स्वीकार किया गया है कि जिस प्रकार से कोष और प्रशासन राजा के अधीन होता है, ठीक उसी प्रकार से जो सेना होती है वो सेनापति के नियंत्रण में रहती है। मनु के अनुसार सेनापति शासन का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। प्रशासनिक व्यवस्था में राजा ने प्रत्यायोजन की शक्ति का प्रयोग किया है। प्रत्यायोजन का मतलब होता है किसी को अपनी थोड़ी सी शक्तियां हस्तांतरित करना। हस्तांतरित का मतलब ये हुआ कि मैं किसी को थोड़ी सी पावर, काम करने की जो मैं करती हूँ उसकी थोड़ी सी पावर मैं अपने साथी या कलीग को दे दूँ कुछ समय के लिए, और वापस वो शक्तियाँ वापस ले लूँ। ये बड़ा अजीब लगता है कहने में, पर रिटर्न में आप मौखिक रूप से किसी को कह सकते हैं कि आज मेरे हिस्से का ये काम तुम करोगे, और कल जब मैं आऊँ तो मैं उस शक्ति को वापस ले लूँगा और वो काम मेरे हाथ में वापस आ जाएंगे। We use the basic terms, that is delegation of power and the reference of public administration. मनु ये मानते हैं कि जो शक्ति है वो राजा में तो निहित है, किंतु राजा पर कार्यभार अधिक होता है, इसलिए वह अपने कार्यों को मंत्रियों, सचिवों, अध्यक्षों व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों में बांट सकता है। राजा को यह परामर्श दिया गया है कि वह मंत्रियों से अपने कार्यों में सहायता ले और कुछ कार्यों को संपन्न करने का दायित्व उन पर छोड़ दे। मनुस्मृति में राज्य के शासन को 2 भागों में पूर्व राष्ट्र में विभाजित किया गया है, और मनु का यह मानना है कि वृक्ष, घास, जल आदि से युक्त भूभाग पर जहाँ वीर पुरुष रहते हैं वहाँ वह अपने नगर की स्थापना कर सकता है। मनु ने ये माना है कि अधिकारियों व कर्मचारियों में किसी तरह का भ्रष्टाचार राजा ना फैलने दे। इसके लिए जरूरी है कि वो अपने कर्मचारियों को समय पर और अधिक समुचित मात्रा में वेतन प्रदान करे। अब बात आती है कि शासक पर किसका नियंत्रण होता है, मतलब राजा जो है उसको कौन कंट्रोल कर सकता है। तो राजा पर 2 तरह के कंट्रोलिंग बॉडी काम करती है। पहला है शासन पर नैतिक व सैद्धांतिक नियंत्रण, जिसमें पहला जो नियंत्रण है वो ये होता है लौकिक आचरण का। यदि मैं राजा के पद पर बैठी हूँ और गलत आचरण करती हूँ, झूठ बोलती हूँ, क्रोध करती हूँ या आसक्त रहती हूँ, तो वो जो आचरण है वो धार्मिक आचरण नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहला जो शासक पर नियंत्रण है वो है लौकिक आचरण का नियंत्रण, उसके खुद के बिहेव का नियंत्रण। दूसरा, राजा चूंकि राजा है तो वह राजधर्म का पालन करता है,
मतलब उसका पहला कर्तव्य है प्रजा का ध्यान रखना, तो वो उस चीज़ को भूल नहीं सकता, वो प्रजा को अवॉइड नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। दूसरी बात, उसका पहला कर्तव्य है कि वो अन्याय करने वाले व्यक्ति का पतन करे या उसका अंत कर दे। तो ये जो राजधर्म है वो भी राज्य पर नियंत्रण रखता है। तीसरा जो नियंत्रण है वो पुरुषार्थ का नियंत्रण है, मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति के लिए राजा हमेशा प्रयासरत रहेगा। वो धर्म का पालन करेगा, धन कमाएगा, अपने परिवार में वृद्धि करेगा और मोक्ष की तरफ भी जाने का प्रयत्न करेगा। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ कि मैं अध्ययन भी करूं, परिवार भी बनाऊं, शादी भी करूं, धन भी कमाऊं, उसके बाद में मैं उन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करूं, और जब वो पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मैं पुरुषार्थ का अंतिम जो चरण है मोक्ष, उसको प्राप्त भी कर लूँ। सो दिस इज आल्सो अ कंट्रोल, ये भी एक कंट्रोल की शक्ति है। चौथा, वो मानते हैं कि धर्म को सुनिश्चित करना भी एक तरह से नियंत्रण का कार्य करता है। यदि राजा धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकता, धर्म का पालन नहीं कर सकता, तो वो राजा जो है वो बाउंड्री से बाहर हो जाएगा या धर्म की बाउंड्री से बाहर चला जाएगा। शासक पर संस्थागत नियंत्रण भी होते हैं। उसमें पहला जो नियंत्रण है वो है मंत्रियों और शासकीय अभिकरणों का। राजा जो है वो अकेले अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकता, उसको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सभी मंत्रियों व शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा करनी पड़ेगी। मंत्रणा का मतलब है सलाह लेनी पड़ेगी। वो अकेला ना तो युद्ध की घोषणा कर सकता है, ना ही शांति की घोषणा कर सकता है। वो किसी तरह का कर अकेले नहीं लगा सकता, ठीक है। सो वो जो मंत्री और शासकीय अभिकरण है वो भी कंट्रोल का काम करते हैं। दूसरा, जो शासक की शक्तियां हैं, उसके जो कर्तव्य हैं, उनका विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। मैंने आपको बताया कि एक राजा जो है वो अकेले सारे कार्य नहीं कर सकता, उसको अपनी शक्तियां बांटनी पड़ती हैं। He have to divide the power among the मंत्री and the अध्यक्ष। So जब शक्तियों को बांटा जाता है, इसका मतलब उसकी शक्तियां कम हो गई हैं, तो ये भी एक नियंत्रण का कार्य करता है। उसको न्यायपूर्ण कर व्यवस्था बनानी पड़ती है, मतलब राजा अपनी इच्छा से किसी कर की घोषणा नहीं कर सकता, वो अपने मन से किसी भी दर का कर प्राप्त नहीं कर सकता। दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द किंग कि वो देखे कि कितना कर लगाया जाना चाहिए और कितना मिनिमम कर लगाना चाहिए कि जनता को किसी बात की परेशानी ना हो। राजा पर राजकीय विधियों का नियंत्रण होता है, अर्थात राजा ने या राज्य ने जो कानून एक आम जनता के लिए बनाए हैं, वही कानून और वही नियम एक राजा को भी कंट्रोल करते हैं। सो ये तो थे शासक पर नियंत्रण के कार्य। अब हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। आप और हम सब समाज में रहते हैं और आप सब जानते हैं कि हम सब ने मिलकर समाज का निर्माण किया है। सामाजिक व्यवस्था में कुछ नैतिक नियम वो स्वीकार करते हैं और वो मानते हैं कि वेद, स्मृति, सज्जनों का आचरण, अंतःकरण और राजा की आज्ञा, सत्य, अहिंसा, अक्रूरता, क्षमा, सत्य, अहिंसा, इंद्रिय दमन, ध्यान, प्रसन्नता, मधुरता, सरलता, प्रार्थना, दान, तपस्या, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, उपवास, अक्रोध और गुरु सेवा, ये कुछ बेसिक नैतिक नियम है जो हर समाज का आधार है। और हम सब जानते हैं कि आज भी ये जो फंडामेंटल बेसिक्स हैं ये आज भी हमारे समाज में है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अपनी आत्मा की बात सुननी चाहिए, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा हमेशा हमारे मन में रहे, हमें सच बोलना है, नॉन वायलेंस का फॉलो ऑन करना है, अपनी इंद्रियों को इतना वश में रखना है कि वो किसी दुराग्रह में ना पड़े, ध्यान की शक्ति को स्वीकार करते हुए योग का ध्यान रखना है, हमेशा खुद को खुश रखना है, दूसरों को प्रसन्न रखना है, खुद मधुर बोलना है, दूसरों को मधुर बोलने के लिए प्रेरित करना है, अपनी लाइफ को सरलता से जीना है और सरल बनाए रखना है, जितना हो सकता है संभवतः उतना दान करना है, तपस्या पर बल देते हैं और हम ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं। आज भी हम लोग उपवास करते हैं और गुरु की सेवा का प्रण लेते हैं। सो दीज आर द फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ अ सोशल सिस्टम। ये जो सब कुछ है ये सब सामाजिक व्यवस्था का आधार है। दूसरी जो व्यवस्था है समाज की वो है वर्ण व्यवस्था, जिसमें पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था क्यों आई, कैसे आई, इस पर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।